नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी दिन में जो भी रेलवे के एग्जाम्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए खासकर एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि के लिए जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली है। आज हम 30 में से क्लास नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 3 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको 3 क्लास की पीडीएफ भी दे दी गई है और आगामी 30 पीडीएफ होने तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप कंटेंट के साथ पीडीएफ के साथ अच्छे से रिवीजन करते हैं और साथ ही साथ तैयार करते चलते हैं सभी मटेरियल को। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक हो चाहे पीडीएफ हो, एसएससी के चाहे लोअर एग्जाम हो चाहे हायर एग्जाम हो, एमटीएस सीजीएल तक की, इसके अलावा रेलवे की कोई सा भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी पुलिस दरोगा हो, दिल्ली पुलिस इत्यादि की जो है कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। और मेरा जो है कंटेंट की क्या अच्छाई क्या बुराई है ये आपको भी पता होगा, तो आप लोग ले सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे, है ना, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप पे जाएंगे, वहाँ से कंटेंट बाय करेंगे मैसेज करके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक एक बात को ध्यान में रखना है और ये जो मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट है ये बहुत जहरीला होता है और सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आपको जो है नज़र आने वाली है आने वाले समय में, जैसा कि आज तक नज़र आता आया है। पहला जो प्रश्न है ये कंप्यूटर सेक्टर से है कि रैम, रोम और हार्ड डिस्क ये 3 प्रकार की जो है अपने पास स्टोरेज की बात हो रही है। इसमें से कौन सा एक ऐसा मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी भी होना चाहिए और नॉन वोलाटाइल भी होना चाहिए। बहुत अच्छा क्रिटिकल कंडीशन लगा के मैंने क्वेश्चन को क्रिएट किया है। ये आपका आंसर है भैया रोम। रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल है ना, और ये जो है आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी को और क्या क्या कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को अपन इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है ना इंटरनल 4 GB, है ना, वैसे इसे इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे मुख्य मेमोरी तो कहते हैं, तो प्राइमरी को मुख्य भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं, है ना। मुख्य मेमोरी जिसे प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत रोम और रैम आता है ना। जो चेस मेमोरी होता है ना ये भी आ जाता है इसमें, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो ये दोनों आ जाते हैं। रैम का फुल फॉर्म भी आपसे डिमांड करता है, काफ़ी इजी है ये तो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे रीडिंग राइटिंग मेमोरी भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि रैम के सहारे से इसमें रीडिंग और राइटिंग ये दोनों का काम होता है ना। रीडिंग और राइटिंग जो है ये दोनों का काम हो सकती है, इसके द्वारा एक्सेस होता है रैम के द्वारा, तो इसे रीडिंग राइटिंग मेमोरी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। सप्लाई कट हो जाने के बाद जब आप कोई डिवाइस पे काम कर रहे हैं और अगर सप्लाई जो है चला गया, कट हो गया, तो रैम में जो अस्थायी रूप से डाटा स्टोर हुआ था, अस्थायी रूप से, सुनिएगा बातों को, अस्थायी रूप से, है ना, जो डाटा स्टोर हुआ था वो अपने आप डाटा डिलीट हो जाता है। यानी रैम कैसा है ना, वोलाटाइल मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी भी है। यानी रैम जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत वोलाटाइल मेमोरी है ना, यानी ये डाटा को स्टोर नहीं करता है। जब तक सप्लाई है, जब तक आप वर्क कर रहे हैं तभी तक इसमें डाटा रहता है। जैसे ही आपकी सप्लाई कट हुई, आप इसमें की जो डाटा है अपने आप इरेज हो जाता है। ठीक है भाई, तो रैम के बारे में आपने यहाँ पे सुना, ये वोलाटाइल है, रीडिंग राइटिंग मेमोरी कहलाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, और ये प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी का उदाहरण है। प्राथमिक मेमोरी जो है, जो भी इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या प्राथमिक मेमोरी है, ये सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है। सीपीयू का फुल फॉर्म आज भी पूछे जाते हैं, है ना। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे मस्तिष्क कहा जाता है। आपका किसका, कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो प्राइमरी मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है ये सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस कर लिए जाते हैं, है ना। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इससे डिफरेंट होता है, हम नीचे बात करेंगे, फिलहाल प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, है ना। और ये सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी फास्ट होते हैं और महंगे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं भैया ये कितना है, तो ये बोलते हैं 2 GB 28 GB, मतलब 2 GB रैम है और 28 GB जो है ना रोम है ना। तो ये रैम है और ये रोम है,
है ना। इसके अलावा जैसे ही इसका बजट मान लीजिए 6,000 रुपया है 6 के, और जैसे ही ये 4 GB और आपने मतलब 64 ले लिए मान के चलिए, है ना, तो ये सीधे आप देखेंगे कि ये 10,000 का हो जाएगा। तो ये 2 ही GB में इतना डिफरेंट आ जाता है, मतलब जो रैम है ये काफ़ी महंगे होते हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी जो है काफ़ी महंगे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में। अब हम आते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। द्वितीयक मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जाता है। पहले, है ना, जो द्वितीयक मेमोरी है, जैसे जो प्राइमरी मेमोरी था वो सीधे एक्सेस हो रहा था, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है, ये सीधे एक्सेस नहीं किया जाता। द्वितीयक मेमोरी को पहले रैम में लोड किया जाता है और रैम के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए रैम काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी डिवाइस के लिए। जितना ज़्यादा रैम होगा आपके डिवाइस में उतना फास्ट काम करेगा आपका डिवाइस। ठीक है मेरे भाई, तो ये है रैम का रोल, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी अपने अंदर लेके जो है उनको प्रोसेस करवाता है रैम, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा द्वितीयक मेमोरी को बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या कह रहे थे सर? रिलेट करना सीखिए, रिलेट करना। इंटरनल मेमोरी कहा जा रहा था, यानी आंतरिक मेमोरी कहा जा रहा था, इंटरनल या फिर आंतरिक मेमोरी कहा जा रहा था। लेकिन जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है इसे द्वितीयक मेमोरी तो कहते ही हैं, बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सटर्नल मेमोरी या बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं, है ना? तो इसके अंतर्गत आपका हार्ड डिस्क का नाम सुने? हार्ड डिस्क का नाम, है ना, CPU कैबिनेट के अंदर में रहता है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क आता है। फ्लैश ड्राइव, देखिए पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहा जाता है ना, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, दोनों एक के बतवा है। चिप, है ना, चिप जिसे मेमोरी कार्ड हम साधारण भाषा में बच्चा गांव का जानता है कि चिप मेमोरी कार्ड क्या होता है, गाना लोड करवा करके लाते हैं। CD, DVD, है ना, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि जो है ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है ना। प्राइमरी मेमोरी में क्या बताए थे? रैम बताए थे, रोम बताए थे और चेस मेमोरी भी बताया था हमने। तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा और यहाँ जो लिखा है ये सेकेंडरी हो जाएगा। रैम और रोम का रोल जो है मैंने बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पास्ट में क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3.5 इंच वाला फ्लॉपी डिस्क जो होता है उसमें भंडारण क्षमता कितनी होती है? VVI करके रखेंगे इसको, है ना, VVI करके रखेंगे, क्योंकि जो बच्चे कभी पढ़े ही नहीं है 1.44 MB मारता ही नहीं है, उनको लगता है भाई फ्लॉपी डिस्क नाम तो हैवी लग रहा है यार, तो बड़का मार दो, GB मार दो। नहीं, 1.44 MB आपको आंसर करना है। और एक चीज़ और, जैसे ये 3.5 इंच वाला है, इसके कई वर्जन में आते हैं, जैसे 5.2 इंच वाले हो जाएंगे तो ये घटता चला जाएगा। जैसे 3.5 का 1.44 है, और अगर इसके आकार बढ़ा देते हैं ना तो स्टोरेज की क्षमता आप घटा लेना। इतना मोटे मोटे तौर पे याद रखना, कैसा भी वर्जन का पूछे आप आंसर आराम से कर लोगे। स्टैंडर्ड वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, 3.5 का स्टोरेज 1.44 MB होता है। जैसे 5 वाला होगा 1.3 के करीब होगा, जैसे 8 वाला होगा 1.2 MB के करीब होगा। आई होप आप समझे कि भाई आकार बढ़ेगा तो क्षमता वाला बात को घटाना है, याद रखने के लिए। इनके अलावा HD, है ना, जिसे अपन हार्ड डिस्क कहते हैं, एक HD अलग होता है, क्वालिटी होती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। HD को जो है ना, यानी हार्ड डिस्क को जो मापते हैं ना, ये RPM में मापते हैं। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा समय ले लेते हैं 10 सेकेंड का। ये हमारा पैरासीटामोल 500, जिनको दिल्ली पुलिस और SSC का एग्जाम देना है, अपनी फाउंडेशन को कंक्रीटिंग करना है, तो ये वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये है पैरासीटामोल 2, जिसे हमने मार्क बूस्टर नाम दिया था। ये आपके मार्क को इन्हेंस करने के लिए लाया गया था और ये वीडियो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है ना। इसके अलावा ये है आपका 36 सीरीज, ये रनिंग में है, 24 क्लास हुए हैं। इसमें SSC के हायर लेवल के क्वेश्चन कराया जाए ताकि आप मेंस लेवल तक की बात समझ पाएँ। और ये है भैया परीक्षा दर्पण। इस सीरीज को स्टार्टिंग दिन ही हमने बता दिया था कि जो सीरीज मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैंने जो कुछ भी पढ़ा दिया हूँ, ये वाले सीरीज जो आप वॉच कर रहे हैं नहीं पढ़ाऊँगा। इसीलिए ये परीक्षा दर्पण रेलवे वाले बंधुओं के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाद बाकी आपके ऊपर है। अगला जो हमारा है प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जगह
को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये तमिलनाडु के अब पहले 18 थे, अब तमिलनाडु के 20 ऐसे साइट हो गए हैं जिन्हें रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। VVI कर लेंगे इन्हें भी। इनके अलावा दूसरे स्थान पे आता है अपना यूपी में 10 ऐसे साइट है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी, है ना। इसके अलावा 2025 जो आपका आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2025 में जो मनाया गया है, इस समय तक टोटल 89 रामसर साइट हो गई है, क्योंकि आर्द्र दिवस के साथ भी जो है सिक्किम का और एक झारखंड का और 2 तमिलनाडु का, 4 गो का दर्जा दिया गया था इस बार, तो चारों को मिला के 89 हो गए हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा 89 रामसर साइट के साथ एशियाई देशों में भारत पहले स्थान पे है ना, रामसर साइट रखने के लिहाज से। दूसरे स्थान पे चाइना है और पूरे विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है और दूसरा स्थान पे मैक्सिको है और तीसरा स्थान पे भारत है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भाई एशियन कंट्री है उसमें भारत का स्थान फर्स्ट है और ओवरऑल यानी पूरे दुनिया में भारत का स्थान थर्ड है। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। इनके अलावा भारत में पहली बार रामसर साइट का दर्जा जो है ये केवला देवी घाना पक्षी विहार को दिया गया था जो राजस्थान के अंतर्गत है, और इसके अलावा चिल्का झील को भी दिया गया था। यानी इन दोनों को कंबाइंड रूप से जो है पहली बार रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करेंगे तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे और क्या कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पे किस प्रकार की वन पाई जाती है, तो आप कहते हो ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन पाई जाती है। मैंग्रोव वन को ही ज्वारीय वन कहा जाता है, इसीलिए हमने दोनों भी बोल दिया कि भाई पाए जाते हैं। सुंदरी का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो ये सबसे बड़ा रामसर भी है इंडिया का, और सबसे छोटा रामसर जो है इंडिया का ये है रेणुका झील। ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है रामसर साइट है। इनके अलावा भारत का प्रथम रामसर शहर के रूप में जो मान्यता मिला था ये उदयपुर और इंदौर को मिला था। तो इन्हीं दोनों को ध्यान रखना है। देखिए इंदौर जो है कई सालों से, मेरे ख्याल में 7 वर्ष से लगातार पहले स्थान पर काबिज है इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को इस बार जो इंडिया में रामसर सेलिब्रेट किया गया है ये पार्वती अर्गा रामसर साइट में किया गया है। अब देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पार्वती अर्गा कहाँ पर है ना। जैसे लग रहा है कि भाई ये बिहार उहार में होना चाहिए, लेकिन ये यूपी के अंदर है पार्वती अर्गा। यहीं पे इस बार का रामसर साइट सेलिब्रेशन मनाया गया है जो गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन यहीं किया गया था, और इस बार जो थीम रखा गया था, विषय रखा गया था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है भैया, ये थीम रखी गई थी। इनके अलावा वर्ष 2025 में आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर नवीन रामसर स्थल जो जोड़े गए, है ना, तो ये जो है इसे याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ से पहली बार रामसर की बोहनी हो रही है। जैसे झारखंड का उधवा झील, यहाँ पे आपके जो है गिद्ध भी पाए जाते हैं ना, यहाँ पे गिद्ध भी पाए जाते हैं। तो गिद्ध वैसे ही जो है अब नहीं दिखते हैं, तो इस लिहाज से भी आपका इम्पोर्टेंट हो रहा है कि उधवा झील कहाँ है, तो झारखंड में है। दूसरे लिहाज से कि भाई झारखंड की पहली रामसर साइट है ये, तो इस लिहाज से भी जो है इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो याद रखना झारखंड का उधवा झील, है ना, तमिलनाडु के तिरंगल और सक्काराईकोट्टई, ये दोनों को तमिलनाडु पहले 18 था, इन दोनों के साथ 20 को हो गया तमिलनाडु में। और सिक्किम का भी पहला साइट होगा जिसका नाम है खेचिया पलारी, है ना, ये भी सिक्किम में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, सिक्किम और झारखंड में जो उधवा है और खेचिया पलारी है इन्हें जरूर याद रखें, क्योंकि पहली बार ही इन राज्यों की कोई चीज है जो रामसर में जा रहा है। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति कांग्रेस के जिस अधिवेशन में दिया गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप लोगों से आंसर जो है आशा करता हूँ, है ना, इंतजार करूंगा।
जो बच्चे पढ़ने वाले हैं देंगे, जो नहीं देंगे वो मेरा क्या लेंगे। चलिए, इसके अलावा गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौता को मंजूरी जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में प्राप्त हुआ था, और उस कराची अधिवेशन 1931 वाली की जो अध्यक्षता है ये पटेल साहब कर रहे थे, जो हमारे आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी रहे थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। और आज़ादी के बाद देसी रियासत को मिलाने की जो जिम्मेवारी है, देसी रियासत, है ना, ये भी सौंपा गया था वल्लभ भाई पटेल साहब को ही। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन अलग से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कराची अधिवेशन 1931 में जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की पुनरावृत्ति की गई, दोहराई गई। जैसे कि आपको पता होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन 1929 जो लाहौर के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, तो यहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस बात को तरोताजा फिर से कहाँ किया गया, तो 1931 में किया गया। इसी क्वेश्चन को जो बच्चे नहीं पढ़ के घर से गए होंगे और वहाँ पे पूछेगा तो सीधे लाहौर आंसर लगा देंगे। अरे शब्दों पे गौर करो, पुनरावृत्ति बोल रही है ना। इनके अलावा स्वराज शब्द का प्रयोग, है ना, फॉर्मली, तो ये आपका कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया। स्वराज का डिमांड पहली बार 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया। और स्वराज के डिमांड की पुनरावृत्ति यानी दोहराना, उस पर फिर से बहस करना, ये 1931 में हुआ कराची अधिवेशन में। वैसे मैं कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग A to Z जानकारी आपके टॉपिक वाइज सेक्शन में पढ़ा रखा हूँ, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं टॉपिक वाइज जो है किसी भी कंटेंट के खरीद पे निःशुल्क देता हूँ, बिल्कुल मुफ्त देता हूं, ठीक है ना। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य, महात्मा गांधी, है ना, जो 12 मार्च, अच्छा एक सेकंड मैं बात करता हूँ कि उद्देश्य क्या था, पहले बताता हूँ कि भाई गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इसे डांडी मार्च भी कहा गया, है ना, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, डांडी मार्च कोई बच्चा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। और अमृत महोत्सव जो हमने मनाया ना, आज़ाद भारत का अमृत महोत्सव, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये दोनों कॉमन है क्योंकि वो दांडी मार्च की ही याद दिलाने के लिए 2021 में चलाया गया था, है ना, अमृत महोत्सव मनाया गया था हम लोगों के द्वारा, ठीक है भाई। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो ये जो दांडी मार्च चलाया जा रहा था, इसी को समाप्त करने के लिए यह एक समझौता था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और साथ ही साथ जो लंदन में सेकेंड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उनमें कांग्रेस को बुलाना क्या, आने के लिए मनाना, इसलिए जो है इस प्रकार का समझौता किया गया था। समझ में आया क्या, कहानी के जैसा। ये इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन की जो ईस्वी है 1930, 1931 और 1932, ये तीनों के तीनों कहाँ पे, लंदन के अंदर हुआ था। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो होस्ट किए थे, यानी जो अध्यक्ष रहे थे, ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड रहे थे। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर रहे थे। गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 माफ कीजिएगा, इसमें भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है और एक भारत छोड़ो आंदोलन भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है। मैं भारत छोड़ो आंदोलन किसी और दिन अच्छे से पढ़ाऊंगा। आज असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन जो है, ये गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे, है ना, 9/1/1915 को लौटे थे, है ना। तो सबसे पहले गांधी जी कांग्रेस के जो बैठक होती है लखनऊ में 1916 में जो अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, ये लखनऊ में हुई थी। तो यहाँ पे गांधी जी भी आए थे इस अधिवेशन में। तो इस अधिवेशन में क्या होता है कि बिहार का जो किसान राजकुमार शुक्ल है, ये गांधी जी से यहीं पे मिलते हैं और जो चंपारण में दुख चल रहा था नील की खेती को लेकर, इस बात पे गांधी जी को जो है विचार विमर्श मतलब अपनी बात रखते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन्होंने इन्वाइट किया था कि आप आइए चंपारण में। और तब गांधी जी क्या करते हैं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। लेकिन चंपारण सत्याग्रह जो है ये पूरे देश स्तर का सत्याग्रह नहीं था। ये बात को समझाने के लिए मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी बताया हूँ, लेकिन सही काम का बताया हूँ, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, एक रीजनल हो गया, एक क्षेत्रीय हो गया, क्योंकि ये बिहार मात्र तक के लिए था, ठीक है भाई। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी से कई फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे पूछे
कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फिर इंडिया लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह का कहाँ कब हुआ था, तो इंडिया में हुआ था चंपारण में। कब हुआ था, चंपारण में। लेकिन गांधी जी का इंडिया लौटने के बाद देश स्तर का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तब कहेंगे असहयोग आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? तीन गो क्वेश्चन मिलता जुलता और तीनों का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब समझ गए होंगे। तो जो असहयोग आंदोलन है ना, इसकी जो मतलब पूर्ण रूप से जो इसको पेश किया गया या फिर पूर्ण रूप से जो इसमें ठप्पा लगाया गया कि भाई आंदोलन चलेगा, इसकी बैठक हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन नागपुर 1920 में। इसमें ये बात रखा गया था। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि भाई नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को पारित तो किया गया था, लेकिन इससे पहले भी असहयोग आंदोलन पर फॉर्मली बात करने के लिए कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन 1920 में ही बुलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस के दो अधिवेशन में जो है बात रखी गई, कोलकाता अधिवेशन 1920 और नागपुर अधिवेशन 1920। तो नागपुर अधिवेशन के बाद जो है ये एप्लीकेबल हो गया, लागू हो गया, शुरू हो गया। ठीक है मेरे भाई। असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो है बंद करना पड़ा था, क्योंकि ये हिंसक जो है रूप ले लिया था और इससे जो है गांधी जी पहले जो है स्थगित किए, फिर बाद में बंद कर दिया। जिस बंद करने से बहुत सारे कांग्रेसी नेता नाराज हो गए, है ना, और बहुत सारे अलग अलग पार्टियों की निर्माण हो जाती है। उन्हीं में से एक स्वराज पार्टी होती है, स्वराज पार्टी। ठीक है, इस स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब ने किए थे। तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये क्रम में सजा लेना, है ना। इनके अलावा असहयोग आंदोलन में किए जाने के कई मतलब असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने के कई सारे कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण अपना जालियांवाला बाग हत्याकांड रहेगा, जो आपका तो 1919 में घटित होती है चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, इनके अलावा अंग्रेजों का वादा से मुकरना, ये भी एक कारण है कि भाई कई सारे वादा कर लिए, उसको फुलफिल करने में फिर मुकर गए। ठीक है, इनके अलावा वर्ष 2024 तक कितने वैज्ञानिक केमिस्ट्री में एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि भाई केमिस्ट्री में एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। इन दोनों महानुभाव का नाम है फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने एक बार 1958 में केमिस्ट्री में जीते और दूसरी बार 1980 में केमिस्ट्री में ही जीते, यानी इनको जो है केमिस्ट्री का 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त है फ्रेडरिक सेंगर को। और एक आपका आ जाएगा कार्ल बेरी शार्पलेस, है ना, शार्पलेस है, देखिए धार नहीं है चाकू में, लेकिन 2 नोबेल जीत लिए। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान में 2001 में या 2022 में जीते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि अब तक कितने ऐसे महानुभाव हैं जिनको रसायन विज्ञान में एक से अधिक बार नोबेल मिला है, तो 2 बार, एगो शार्पलेस और एगो फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अब तक कितने ऐसे लोग हैं जो विज्ञान के सेक्टर में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो आप कहेंगे 4 गो ऐसे आदमी हैं जो एक से अधिक नोबेल पुरस्कार विज्ञान के सेक्टर में प्राप्त कर चुके हैं। अब विज्ञान में भैया केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है ना। तो भैया फ्रेडरिक सेंगर भी हो जाएगा, कार्ल बेरी शार्पलेस भी हो जाएगा, मैरी क्यूरी भी हो जाएगा, और आपका जो है जॉन बार्डिन हो जाएगा। लिनस पॉलिंग नहीं होगा, क्योंकि लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला जरूर है, लेकिन एक बार रसायन में और एक बार शांति के लिए मिला है। ठीक है, मैरी क्यूरी को एक बार 1903 में मिला है फिजिक्स में और एक बार 1911 में मिला है ना, केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री में। कार्ल बेरी शार्पलेस को बता ही दिया, 1 में और 22 में दोनों में केमिस्ट्री में मिला है ना, केमिस्ट्री में। और जॉन बार्डिन को ये जो है ट्रांजिस्टर के आविष्कारक में है, विलियम शॉकले जॉन बार्डिन, है ना। तो जॉन बार्डिन को भौतिक का 1956 और 1972 का जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, दोनों बार भौतिक में मिला है, फिजिक्स में मिला है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकता है जनाब, हम इन्हें खुद ही बनाए हैं आने वाले दिन के लिए। तो केमिस्ट्री में कहेगा कि एक से अधिक बार, तो 2 आदमी को हो जाएगा, फ्रेडरिक सेंगर और शार्पलेस को। फिजिक्स में कहेगा एक से अधिक बार कितने आदमी को मिला है, तो आप कहेंगे 1 आदमी को मिला है। किसको? जॉन बार्डिन को। ये दोनों अवार्ड जो है ना फिजिक्स में आया है। अब विज्ञान में कहेगा कि एक से अधिक बार कितने जन को मिला है, तो 4 जन को हो जाएगा। कौन कौन? फ्रेडरिक सेंगर, कार्ल बेरी शार्पलेस, मैरी क्यूरी और जॉन बार्डिन। ठीक है मेरे भाई। और ओवरऑल कहेगा कि एक से अधिक नोबेल प्राप्त जो है कितने ऐसे आदमी हैं, तो आप 5 आदमी आंसर करना। तो लैंग्वेज घूमता जाएगा, आंसर बदलता जाएगा।
चलते हैं आगे। 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1 से अधिक बार नोबेल मिला है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में 1 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 जन हैं, ये भी बता दिया हूँ। इनके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ बीमा राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 5 लाख रुपया प्रत्येक फैमिली को दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है ये 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, ध्यान रखना। इनके अलावा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 2024 में 70 वर्ष से अधिक सभी सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपये की बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। मतलब इस बीमा में जो 70 वर्ष से ऊपर के वयस्क नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको एक भी रुपया देना नहीं है। एक जो है कार्ड बनेगा, उसके तहत ये जो है योजना का लाभ आराम से ले पाएंगे। भगवान न करे किसी को ऐसा दुख हो, लेकिन जिनका अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो 5 लाख रुपया तक की जो है इसमें सीनियर सिटीजन के लिए लाभ देंगे। पीएम मानधन योजना, इसकी न्यूनतम पेंशन की राशि 3000 रुपये है। आज हमने आंकड़ा वाला बात रखा है, तो सभी बात आप आंकड़ा वाला देखेंगे कि कितना मिलता है, कितना होता है। तो 3000 रुपया पीएम मानधन में जो है आपका पेंशन मिलेगा। कब मिलता है बता चुका हूं, जब आपका जो है एज 60 वर्ष हो जाएगा तब मिलेगा, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत 2019 से हुआ रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों एक के बार आया था। कब आया था? 2015 में आया था, ठीक है। और इन दोनों में 2 लाख रुपया जो है बीमा राशि के रूप में रखी गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक है भैया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में 6000 रुपये की राशि किसानों को दिए जाते हैं जो एलिजिबल हैं, और 2000 रुपये की 3 किस्त में दिए जाते हैं, यानी 4 महीने के अंतराल पे दिए जाते हैं। 2-2 हजार रुपया 3 बार धम अकाउंट में भेजे जाते हैं। इनके अलावा मुद्रा योजना, इसमें जो है अधिकतम लोन की राशि इसी वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया है। पहले 10 लाख रुपया था, अब 20 लाख रुपया कर दिया गया है, और आप हमारे तरफ से इसे VVI कर लेंगे, है ना। और मुद्रा योजना जो संचालित होती है, ये किस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, किस संस्था के माध्यम से, किस वित्तीय संस्था के माध्यम से संचालित होती है? तो आप कहेंगे सिडबी के माध्यम से। सिडबी में जो है ना मुद्रा योजना जो है सिडबी का 100% योगदान है मुद्रा योजना में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि मुद्रा योजना में किस संस्था का 100% जो है योगदान है, तो आप कहेंगे सिडबी का। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला एक अलग क्वेश्चन पूछा था, आयरन लेडी पूछा था, अब मैं पूछ रहा हूँ सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, याद रहती मुझे। इनके अलावा नरेगा योजना के तहत साल में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। अभी जो है एक बहुत बड़े कोई आदमी जिनका नाम नरेगा में पाया गया है, ठीक है। चलिए, तो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, और 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। महात्मा गांधी सबको ऐड किया गया था। अब एक योजना आया है 2024 फरवरी महीना में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, ठीक है। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक बिजली जो है निःशुल्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगा झंडा में सफेद कलर के बीच स्थित अशोक चक्र का कलर कैसा होता है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जो फैक्ट है वो ईजी नहीं रहेगा। तो ये भैया नीला कलर के होते हैं, गहरे नीले कलर के होते हैं, जिसमें 24 स्पोक बनाए गए होते हैं अशोक चक्र के अंदर, ठीक है। ये भारतीय तिरंगा के बीच वाले कलर सफेद कलर के बीच में जो है बनाए गए रहते हैं, छपे रहते हैं। भारतीय तिरंगा झंडा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। वर्तमान तिरंगा झंडा की जो लंबाई की और चौड़ाई की रेशियो है ये 3:2 है, ठीक है। आजादी के बाद झंडा समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष रहे थे राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। अब हम एक चीज बताते हैं, देखिए तिरंगा झंडा जो है, चाहे इंडिया का झंडा जो है, ये कई बार अपनी फॉर्म बदल चुके हैं। यहाँ पे आप ईस्वी के साथ चीज़ों को रिलेट करेंगे। ये है 1906 ईस्वी का इंडिया का झंडा, ठीक है। और इस झंडे को जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर के एक शिष्या के द्वारा जो है बनाया गया था। और ये स्वदेशी आंदोलन जो आपका हुआ था, स्वदेशी आंदोलन आपको याद है कि नहीं पता नहीं, जो स्वदेशी आंदोलन था ना, है ना, जो भाई बंगाल विभाजन के विरुद्ध में लाया
करवाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में करजनवा के द्वारा करवाया गया था, तब स्वदेशी आंदोलन होती है। और उस आंदोलन में जो एक हमें प्रतीक की आवश्यकता पड़ी तो उस समय इंडिया का ये झंडा था। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद ये जो 1907 वाले आप झंडा देख रहे हैं, ये 1907 वाले झंडा मैडम भिखाजी कामा के द्वारा देश के बाहर जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो फहराया गया था, ये वाला झंडा है। ठीक है, भिखाजी कामा के द्वारा। ये जो 1917 वाला झंडा आप देख रहे हैं, ये बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल लीग थी, है ना, इसके समय का ये झंडा है, जिसमें आप इंग्लैंड का यूनियन जैक भी देख रहे हैं, चांद तारा और स्टार देख रहे हैं, और ये सप्तर्षि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि किस ईस्वी के झंडा में सप्तर्षि तारा को दिखाया गया था, तो आप कहेंगे 1917 वाले झंडा में। इनके अलावा ये जो आप 1921 वाला झंडा देख रहे हैं, ये गांधी जी से प्रेरित, ये भाई चरखा को समावेशित पहली बार यहाँ पे किया गया था। फिर क्या हुआ 1931 में, 1931 में फिर से थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करके कलर चेंज किया गया और चरखा को एज इट इज रखा गया, है ना। फिर जब देश आज़ाद हो गए तो उसके बाद आज़ादी के समय की जो झंडा है, इस चरखा का स्थान ले लिए अशोक चक्र। तो ये झंडा का जो है बदलता स्वरूप है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैडम भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी। तिरंगे में हरा, केसरिया और लाल रंग की धारियाँ थी। मैंने ऊपर स्पष्ट इमेज ही दिखा दिया। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने लेडी, आयरन लेडी पूछा हूँ, आप लोग जवाब दे दिए होंगे आई होप, है ना। इसके अलावा उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी करी थी, ध्यान रखेंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। मैडम भिखाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा इंदु लाल याग्निक द्वारा ब्रिटिश भारत में तस्करी कर लाया गया था। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पास्ट में आपसे पूछे जा चुके हैं कि जो मैडम भिखाजी कामा ने झंडा फहराई थी, उसे तस्करी कर इंडिया किसने लाया था, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में रखे गए हैं, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा GSLV, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कितने चरण वाला लॉन्च व्हीकल है, तो ये 3 चरण वाला लॉन्च व्हीकल होते हैं GSLV। अच्छा, ये चरण वाला कैसे डिसाइड होते हैं, तो ईंधन के उपयोगिता के आधार पे कि पहले चरण में लिक्विड ईंधन लेगा, दूसरे में प्रणोदक लेंगे, तीसरे में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मिक्सअप लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके इनके चरण डिसाइड होते हैं। तो GSLV जो है ये 3 चरण वाले हो गए। GSLV का पहली बार प्रयोग इंडिया में 2001 में किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था, लेकिन कोशिश किया गया था, तो अपने को 2001 ही आंसर करना है। ठीक है, यह 3 चरण वाला लॉन्चिंग व्हीकल है। इस लॉन्चिंग व्हीकल चंद्रयान 2 गगनयान मिशन इत्यादि को अंजाम दिया गया था GSLV वाले लॉन्चिंग व्हीकल से। इनके अलावा एक होता है PSLV, ये काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी आप भी जानते होंगे। PSLV का फुल फॉर्म 1000 बार एग्जाम में आ चुका है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1994 में किया गया था और यह 4 चरण वाला लॉन्चिंग जो है व्हीकल है, ये 4 चरण वाले हैं। और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में आया था इंडिया के अंदर, इसमें इसी व्हीकल का प्रयोग करा गया था। देखिए, इसरो द्वारा निर्मित भारत का प्रथम सुरक्षा सैटेलाइट जो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, नेवी से रिलेटेड है ये, है ना, इसका नाम है GSAT-7। इसका प्रक्षेपण 30 अगस्त 2013 को किया गया था। बात ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। लॉन्च स्थान जो है ना, ये जो आपका GSAT-7 है, जो आपका सुरक्षा से संबंधित है, इंडिया का पहला सैटेलाइट है। इसको जो प्रक्षेपित किए गए थे, ये फ्रेंच गुयाना के कोरू से किए गए थे। और ये आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोरू कहाँ है, तो आप कहते हो फ्रेंच गुयाना में है। ठीक है, इनके अलावा स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह, ध्यान देंगे ये अंदर फंसाता है आपको, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित। ऐसे लगता है कि अपने यहाँ बना तो अपने यहाँ से ही प्रक्षेपित हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो आर्यभट्ट महान मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया था। इसकी प्रक्षेपण दिनांक 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के, है ना, सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और कॉस्मोस नामक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। कॉस्मोस एक उपन्यास का नाम भी है मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कॉस्मोस। और इसके लेखक कार्ल सागन है क्या,
कार्ल सागन है इसके लेखक। मिला लेना भैया, 100% नहीं, जमाने में पढ़ा था। कॉस्मोस के लेखक कार्ल सागन है क्या? यहाँ रॉकेट के नाम से मिल रहा है तो भट्ट से याद आ गया है ना, कार्ल सागन ही होगा। कॉस्मोस एक उपन्यास है जासूसी, उनके लेखक कार्ल सागन। सही है भाई। इनके अलावा भारत का वह उपग्रह रोहिणी है जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 से 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। अब देखिए कितने ज़्यादा वेरिएंट है यहाँ पे। पहले रक्षा सैटेलाइट का G-SAT-7 है, प्रक्षेपित होता है बाहर से, फिर फ्रेंच गुयाना से। स्वदेश निर्मित से बन तो गया लेकिन प्रक्षेपण करने के लिए जो है अपने पास जगह नहीं, तो ये जो है ये सोवियत संघ से प्रक्षेपित होते हैं उनके कॉस्मोस नामक रॉकेट से। फिर क्या होता है हमारा रोहिणी, जो भारतीय उपग्रह तो है लेकिन प्रक्षेपण इसका देश में भी किया गया था, यानी पूर्ण रूप से यह जो है स्वदेशी हो गए। यह आपका 1980 में होती है। भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह 1981 में, जिसका नाम एप्पल दिया गया था, है ना, जियो स्टेशनरी, है ना, जिसे भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं, है ना। देखिए भू-स्थिर उपग्रह एक परिक्रमा करने वाला उपग्रह होता है जो भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और इस बात की पुष्टि जो है आर्थर सी क्लार्क के द्वारा किया गया था। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि भू-स्थिर जो उपग्रह होते हैं इसकी अवधारणा जो है आर्थर सी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। वैसे इसकी एक्यूरेट दूरी की बात करेंगे तो 36,000 से कम है, 35,814 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। लेकिन हम एक मोटे मोटे तौर पे 36,000 किलोमीटर लिखते हैं क्योंकि आज तक एग्जामिनर भी 36,000 किलोमीटर ही लिखता आया है कि भाई भू-स्थिर उपग्रह के लिए ऊंचाई कितनी होती है या फिर कितने ऊंचाई पे प्रतिस्थापित करी जाती है, ठीक है। इसकी घूर्णन जो है ना भू-स्थिर उपग्रह की सेम पृथ्वी के जैसा होता है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इनके अलावा ये तो बता ही दिए भू-स्थिर की अवधारणा किसने दी है, तो आर्थर सी क्लार्क ने दिए थे। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन सा देश रहा है, तो ये आपका भारत रहा है। कौन रहा है भाई? भारत रहा है, भारत। एक सेकेंड, तो ये है भाई अपना भारत। कौन है? भारत, है ना। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 महिला के विजेता रहा है भारत। किसे हराया है? चीन को। याद रखने के लिए भाई, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी महिला हो चाहे पुरुष 2024 वाला, दोनों के विजेता भारते है और दोनों के उप विजेता चीने हैं। दोनों आपको बात एक ही साथ याद रख लेना है। ये भैया चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट वाला नहीं है, ये हॉकी वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन फर्क क्या है, जो महिला वाला हुआ है ये बिहार के राजगीर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बिहार के राजगीर में हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इनके अलावा जो दूसरा पुरुष वाला हुआ है ये चीन में हुआ है। बस इतने 4 गो बात याद रख लेना है। और पहले से यानी महिला वाले से और क्या याद रखना है, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 जैसे ही इंडियन टीम जीती वैसे ही इनका 3rd खिताब हो गया ओवरऑल, है ना, 2016, 2023 और 2024 में। और जैसे ही पुरुष वाला जीता तो पुरुष वाला जो है ये 5वां खिताब है। तो ये 4 बात ध्यान रख लेना है दोनों से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो एशियाई पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2023 चाइना के अंदर कराया गया और चाइना को हरा के भारत विजेता बने, तो उस फाइनल मैच में एक ही गोल हुआ और वह गोल किए थे जुगराज सिंह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एकदम श्योर कि अगर आपके एग्जाम में पूछ दे जुगराज सिंह किस खेल से संबंधित है तो बहुत जुझारू बच्चे ही आंसर कर पाएंगे, नहीं तो युवराज सिंह तो सुना था। जुगराज सिंह कौन है भाई? लगता है युवराज सिंह का कोई होंगे, ऐसा नहीं भैया, पढ़ के जाओ, ठीक है। इनके अलावा एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 2010 में हुआ था और जो पुरुष वाला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है इसकी शुरुआत 11 में हुआ था। आज हम हॉकी की बात करेंगे इस प्रश्न में, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है ये उड़ीसा राज्य के 2 स्टेडियम में कराए गए थे। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में है। देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम इंडिया में कई सारे जगह है जिसमें 2 जगह बहुत पॉपुलर है, एक तो राउरकेला उड़ीसा का और एक आपका झारखंड रांची का, ठीक है। तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी कहेगा तब राउरकेला, और यहाँ से हॉकी शब्द को डिलीट किए तो फिर झारखंड पहुंच जाना, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ क्वेश्चन गलती करने की संभावना बनती है बच्चों के द्वारा। तथा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ये भी उड़ीसा में है, यहीं पे कराया गया था हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 जहां विजेता जर्मनी रहा था और उप विजेता रहे थे बेल्जियम।
बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ये आपसे मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। इनके अलावा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था और अब तक भारत एक ही बार 1975 में जीते हैं। और 1975 में जिस हॉकी टीम के द्वारा हमें खिताब दिलाया गया, उस हॉकी टीम के कप्तान रहे थे अजीत पाल सिंह जी। भैया क्रिकेट की पहली वर्ल्ड कप 1983 की कप्तान कपिल देव साहब को आप सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। भैया 2011 में 50 वर्ल्ड कप की ओवर की वर्ल्ड कप हम जीते MSD महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते MSD महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। 2024 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो भाई क्या ये नहीं पूछा जा सकता है कि प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप के जब हम हॉकी वर्ल्ड कप जीते थे 1975 में पहली बार और एकमात्र बार, तो कौन से कप्तान थे? तो भैया याद रखना अजीत पाल सिंह थे उस हॉकी टीम के कप्तान। देखिए हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे अधिक सफल टीम रहा है पाकिस्तान, और क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला में सबसे सफल टीम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, है ना। भारत को सर्वप्रथम हॉकी में ओलंपिक गोल्ड जो है, ओलंपिक खेल के अंदर हॉकी में ही पहला गोल्ड मिला था और ये मिला था 1928 में, और ये ओलंपिक आपका एम्स्टर्डम में हुआ था। और उस हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, जो 1928 में हमें गोल्ड दिलाए थे। और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये 1980 तक हमें गोल्ड मिलता गया हॉकी में ओलंपिक खेल के दौरान, है ना। और देखिए 1980 से अभी तक गोल्ड नहीं आया है हॉकी के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडियन टीम जो है हॉकी वाली, पुरुष वाली, ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड जीते हैं, तो आप कहते हो 8 गोल्ड जीते हैं। 2024 में पुरुष हॉकी टीम ने पदक तो जीता लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन। ये वेद वाला चैप्टर यहीं क्लोज करूंगा, इसी प्रश्न के माध्यम से, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से समझना। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से। उपनिषद जिसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को कहते हैं सर जी। इसकी टोटल संख्या कितनी है? 108। लेकिन जो मान्यता प्राप्त उपनिषद है, जो ज्यादा महत्व के उपनिषद है, वो मात्र क्वांटिटी में कितने हैं? तो 11 हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ओवरऑल 108 की मान्यता है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है या ज्यादा विस्तृत है ये 11 ही है, ठीक है। उपनिषद में उप शब्द का मीनिंग आपके RPF एग्जाम इससे जो पहले 1919 में हुआ था वहां पूछा गया था। उप शब्द का मीनिंग होता है निकटता से, समीपता से, करीबी से, ठीक है ना। इनके अलावा सबसे विस्तृत उपनिषद जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद है, तथा सबसे छोटा उपनिषद जो है ये है आपका मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद जो है ये आपका छांदोग्य उपनिषद है। तो भाई नया कहे, पुराना कहे, छोटा कहे, बड़ा कहे, यहाँ से आपको आंसर दे देना है। वेद आपके होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तो सभी को पता होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये फिर भी बताना जरूरी है ना। सभी वेद का अपना एक एक उपवेद होता है, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, है ना। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, आप गंधर्व से याद कर लेंगे, है ना, कला वाला बात, जैसे भैंसार है गंधर्व सुनते ही। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आप मैच कर लेंगे। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, है ना, धनुर्वेद। और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। ये सभी के अपने अपने एक उपवेद हैं, ठीक है भाई। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गद्य और पद्य, है ना, यानी कहानी और कविता के जैसे दोनों वर्जन में लिखे गए हैं यजुर्वेद। जादू, टोना, टोटका इत्यादि का वर्णन है अथर्ववेद में। तो ये अपने अपने वेद की जो विशेषता है, जो मोटा चीज क्या आपको मिलेगा इस वेद में, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया है। इन सभी वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ना है। देखिए ऋग्वेद सबसे पुरानी और प्रमाणिक वेद है, और पुराण में सबसे पुरानी पुराण या प्रमाणिक पुराण कहेगा तो क्या आप आंसर करोगे? मत्स्य पुराण, है ना। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्रमाणिक पुराण है। पुराण की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, फिलहाल वेद की बात कर रहे हैं। वेद में जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। अगर रिपीटिशन कर लेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन विदाउट रिपीटिशन 10,462 ऋचाएं हैं। 10 मंडल में विभक्त हैं। तो इतनी लंबा चौड़ा ग्रंथ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो है पिता, है ना। पिता शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है भाई। इसके अलावा नदियों में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती या घग्गर नदी को बताया गया है। और गंगा नदी का उल्लेख मात्र 1 बार देखने को मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार देखने को मिलता है। तो ये ऋग्वेद में किस शब्द का समावेशन कितनी बार है, इसके लिहाज से ये पॉइंट क्रिएट किया है मैंने। इनके अलावा
वैदिक काल में किस नदी को और किस नाम से जाना जाता था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्यास नदी को विपाशा कहते थे, विपाशा बसु। आस्कनी नदी को चिनाव कहा जाता था। सतलज को सुतुद्री कहा जाता था। झेलम नदी को बितस्ता कहा जाता था। पुरुषनी नदी को पुरुषनी यहाँ पे गलत लिखा है भाई, रावी को पुरुषनी कहा जाता था। यहाँ पे लिख लेना भाई, रावी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है रावी लिख लेना। रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था। सरस्वती नदी को घग्घर कहा जाता था, है ना। ये मिसप्रिंट हुआ है, 2 जगह पुरुषनी लिखा गया है, यहाँ पे हमें रावी करना होगा कि भाई रावी को जो है पहले पुरुषनी कहा जाता था, जो आपका हड़प्पा शहर के किनारे में बहती है ना। इनके अलावा वेदों के जो अंग है ना, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करने के लिए दे देगा। 3 को इसमें से देगा, 1 को कोई अन्य दे देगा, बोलेगा कौन सा एक भिन्न है या फिर कौन सा एक वेदांग नहीं है। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये जो 6 गो है ये आपका क्या है, ये है वेदांग, ठीक है। 4 गो वेद तो याद हो ही गया। उपनिषद इतना है कि याद करने की जरूरत नहीं है, खाली लंबा छोटा बड़ा याद रखना, ठीक है। वेदत्री में कौन कौन से वेद शामिल है, तो जो शुरुआत के 3 गो वेद है ना वो वेदत्री में शामिल है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है तो वो वेदत्री में शामिल नहीं है। मतलब तेरही का मतलब ही होता है 3, तो 3 को न रहेगा भाई। इनके अलावा वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फलीभूत हुआ है और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फलीभूत हुआ है ना, रिलेट कर लेंगे। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा काल जो है फलीभूत हुआ था। वैदिक जो है ग्रामीण है, सिंधु वाला शहरी सभ्यता था। ऋग्वेद से संबंधित जो वेद है ना, वो माफ कीजिएगा उपनिषद है, ये तरई उपनिषद है और कौशितकीसी उपनिषद है। ये दोनों का संबंध ऋग्वेद से रहेगा, जैसे कि मैंने इनका उपवेद बताया आयुर्वेद है ना। इनके अलावा छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है, छांदोग्य उपनिषद। और ये सबसे छोटू उपनिषद है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट जो है आपका क्या है भैया, उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, ये भी यजुर्वेद से है। कठोपनिषद से कुछ याद आया क्या, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में है। मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये दोनों मौ से शुरू हो रहा है, यह अथर्ववेद से है। जिसमें मांडुक्य उपनिषद के बारे में क्या बताया था भाई, किसी को कुछ याद हो तो, ये सबसे नवीन उपनिषद है, ठीक है। और मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कठोपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद को जो है दर्शाया गया है। चारों आश्रम के जाता, आपके 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में दांत, जीभ और लार ग्रंथि को तो शामिल करते हैं, लेकिन आपका जो ग्रसनी है इसे शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। दांत जो है बनावट के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके होमोडोंट होते हैं और एक आपका हेट्रोडेंट होते हैं, ठीक है भाई। ये बनावट के आधार पे। होमोडोंट वैसे जंतु जिनके जवानों पर, जबरों पर, यहाँ पे होगा जबरा, जिनके जबरों पर है ना, जबरों पर निकलने वाली सभी दांत की बनावट एक जैसा हो, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, इन सभी में सेम दांत पाए जाते हैं, तो इसे होमोडोंट कहते हैं। और हमारे स्तनधारी में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग दांत पाए जाते हैं, तो हम लोग किस में, हेट्रोडेंट में आते हैं, ठीक है भाई। तो होमोडोंट क्या होता है, हेट्रोडेंट क्या होता है, आपने यहाँ पे समझा है। अब देखिए मनुष्य में टोटल दांत जैसे ही कोई पूछता है तो हम कहते हैं 32 दांत हैं, लेकिन NTPC 2021 में पूछा गया था कि मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, बड़ा गहराई से पूछा गया था, है ना। तो वहाँ पे जो मतलब कितनी दांत आते हैं ऐसा पूछा गया था, तो 56 हो जाएगा टोटल। क्यों, क्योंकि 12 ऐसे दांत होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कभी नहीं टूटते हैं, तो 12 तो ये हो गया। इसके बाद 20 दूध के दांत होते हैं, तो 20 को जो दांत है एक बार टूटने के बाद फिर आएगा, तो 20 20 40 और 12 कितने हो गए आपका 52 हो गए। लेकिन ओवरऑल दांत रह कितने जाते हैं, ये 20 जो है एक बार डिकाई होके फिर से स्टडी होता है तो 32 हो जाते हैं, 20 12 32। लेकिन एक बार तो 20 आए तो गए ना, तो टोटल कितने दांत आए पूरे जीवन काल में, तो भाई 56 हो जाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा मनुष्य में पाए जाने वाली 4 प्रकार के दांत इस प्रकार हैं। एक का नाम है भाई कृतंक, जिसे इनिसिसर कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है और यह काटने में काम आता है कोनो चीज़ को, ठीक है। नीचे इमेज दिखाऊंगा, समझ में आएगा। एक है रदनक, रदनक नाम से ही खतरनाक नाम लग रहा है। कैनाइन, ये चीरने में काम आती है। इसकी संख्या 4 होती है। एक होती है अग्र चवर्णक और एक होती है खाली चवर्णक। तो अग्र चवर्णक प्रेमोलर, इसकी संख्या 8 होती है और चवर्णक जो साइड में रहता है ये 12 गो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 32 गो दांत हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के मुख का जो पीएच मान है मेंटेन नहीं है, 5.5 या इससे कम हो जाता है, तो दांत जो है सड़ने लगता है, दांत जो है सड़ने लगता है और आप देखेंगे कि हमेशा उसके मुंह में थूक जैसे भरा रहता होगा, ठीक है। तो उनका दांत जो है खराब होने लगता है, ठीक है। इनके अलावा दांतों में सबसे बाहरी आवरण जो है इसे एनामेल कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व है एनामेल। ये क्वेश्चन न जाने कितने करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। स्तनधारी में सूअर और घोड़ा ये ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें सबसे अधिक दांत होते हैं। मेरे ख्याल में 44 दांत होते हैं इसके अंदर, हाँ 44 ही होते हैं, सही बात है जी। इनके अलावा जीभ, जीभ में आपसे क्वेश्चन करते हैं एग्जामिनर कि भाई जीभ के कौन से साइड में कौन से टेस्ट के लिए जो है जाना जाता है। तो जैसे ही जीभ यहाँ पे आप इमेज से समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये जीभ है आपका, है ना, और अभी जो हमने बताया था ये पूरा मुंह है ना, और ये रहा भैया आपका जीभ। तो जीभ में अगर आपको तीखा स्वाद लेना हो ना तो जीभ के पिछला हिस्सा के दोनों किनारे ये तीखा के लिए है, तीखा डिटेक्ट करता है, ये पानी पूरी खाने के लिए है ये, ठीक है, ये तीखा के लिए है। अगर आपको खट्टा डिटेक्ट करना है, कच्चा आम खाना, अभी कच्चा आम का महीना चल रहा है, तो आपका जो है अग्र साइड है ना, अग्र साइड मतलब आगे भाग का किनारा दोनों, है ना, ये आपका जो है खट्टा के लिए है। अगर आपको मीठा टेस्ट करना है, पेड़ा या काजू कतली काफी पसंद है तो सीधा अग्र भाग, और अगर आपको साल्टी पसंद है ना, तो अग्र किनारा, टॉप अग्र किनारा, ठीक है। ऐसा इसका हिंदी नाम आएगा, टॉप अग्र किनारा नहीं हो जाएगा क्या, आगे का जस्ट किनारे वाला भाग जो है ये साल्टी डिटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से अपने जीभ के अंदर बना के एक बार देख लें और याद कर लें। जीभ तो आपके पास भी होगा मेरे ख्याल में, है ना, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं होगा। और ये जितने भी रेड कलर के देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई डिटेक्शन का काम नहीं होता है, ये कोई भी टेस्ट डिटेक्ट नहीं करता है, यानी ये टेस्ट सेंसलेस भाग होता है जीभ का, ठीक है भाई। इसके अलावा मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है ना। लार ग्रंथि कितने पाई जाती है, 3 जोड़ी। क्रोमोसोम कितने पाई जाती है, 46। हड्डी कितने पाए जाते हैं, 206। मांसपेशियां कितनी पाई जाती है, 640 से अधिक। इसके अलावा पसलियां कितनी पाई जाती हैं, 24, है ना। ये सब जो है मानव शरीर के बारे में थोड़ा सा रखिएगा। हार्ट पाया जाता है 4 कपाट वाला, 2 आलिंद 2 निलय वाला, है ना। तो जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है ना, इससे लार का निष्कासन होता है, स्लाइवा का निष्कासन होता है और इसका पीएच मान 6.6 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लार में एमाइलेज और टाइलिन हार्मोन पाया जाता है। देखिए एमाइलेज को टाइलिन भी कहीं कहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। एमाइलेज या टाइलिन पाए जाते हैं। ये टाइलिन क्या करते हैं कि जब भी आप भोजन करते हैं कोई भी चीज़, तो उस भोजन में जो स्टार्च है, जो मांड है ना, अगर उसकी मात्रा भी मिली हुई है तो इस पे पचाने का काम वहीं से स्टार्ट कर देता है, यह एंजाइम उस पर काम करने लगता है। यानी एमाइलेज या माल्टोज जो है भोजन के माध्यम से आए हुए स्टार्च या मांड को, है ना, पचाना स्टार्ट करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं भाई कि जो पाचन क्रिया है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है इंसानों में, ठीक है। इनके अलावा भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पे पचता होगा, छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ पे होता होगा, तो बड़ी आंत में, है ना। जल का अवशोषण कहाँ पे होता होगा, बड़ी आंत में होता होगा। जो आपका पित्त है इसका निर्माण कहाँ पे होता होगा, तो लीवर के अंदर होता होगा। पित्त कहाँ पे जमता मतलब स्टोर होता होगा, तो गैल ब्लैडर में स्टोर होता होगा। तो इस प्रकार से यूरिया कहाँ बनता होगा, तो लीवर के अंदर बनता होगा। तो ये कुछ खतरनाक बात जरूर अपने याद में रखें। इंसुलिन कहाँ से निकलता होगा, पंक्रियाज
गुजरात से निकलता होगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है, कॉफ़ी वाला है ना, कॉफ़ी वाला साउथ में है और चाय वाला कोलकाता में है। चाय वाला बोर्ड कोलकाता में है। अच्छा, सबसे पहले इंडिया में जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में। हम तो भूले गए कि हम रेलवे का परीक्षा देने जाने वाला, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहेगा तो कम्बतूर में होगा। देखिए गन्ना वाला बात में दो जगह है, लखनऊ और कम्बतूर, दोनों जगह ध्यान अलग अलग रखिएगा। इनके अलावा भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र ये आपका क्या कहाँ पे है? नागपुर के अंदर हो जाएगा। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ब्लैक चेरनोजम है ना, ये आपका डेक्कन प्लेटू के आसपास पाए जाएंगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे रहेगा? चेन्नई में रहेगा। भारतीय दलहन वाला कानपुर में रहेगा। आलू वाला शिमला में रहेगा। विषाणु विज्ञान संस्थान ये पुणे में है, वायरोलॉजी वाला है ना, वायरोलॉजी नहीं, जो आपका वायरस वाला नहीं, क्या साइंस वाला इंस्टीट्यूट, ये पूना में है। वायरोलॉजी मतलब तो विषाणु का अध्ययन हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर गुजरात में है, प्लाज्मा। इनके अलावा मखाना अनुसंधान संस्थान, देखिए मखाना अभी मोदी साहब गए थे कहीं विदेशी दौरा पे, तो मखाना लेके गए थे जार में, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आने के लिए क्लू बन जाती है। बिहार के दरभंगा में है ना, और मैं भी वहीं से हूँ तो देखता हूँ इसको बहुत बारीकी से, इनका खेती वगैरह होता हुआ, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये कटक में है और गेहूं और जौ अनुसंधान ये करनाल में है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जो खाद्य फसल है ज़्यादातर या फिर जो भी इंस्टीट्यूट आपके महत्व के हैं, इनको मैंने यहाँ पे रखा हूँ कि मुख्यालय कहाँ पे। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में सीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरोम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। खाली रोम रहता तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन पहला में बताया था, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ही है कि ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, ये राइटिंग के लिए नहीं है ना, तो इसे रीडिंग मेमोरी भी कहते हैं। और ये कैसा मेमोरी था? नॉन वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी था, है ना, ये बताया था मैंने। इनके अलावा बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस है ना, बायोस। एक वो डॉस होता है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है भाई? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका डॉस, है ना। इसमें जो है कर्सर वगैरह काम नहीं करता है। इनके अलावा AAC ये क्या होता है? एडवांस ऑडियो कोडिंग, AAC। ARPANET का जमाना, ARPANET है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET है ना, ARPANET। कोई रेलवे में काम करता है तो वहाँ पे रेल नेट चलता है, रेलवे का इंटरनल जो नेटवर्क है रेल नेट के माध्यम से चलती है। इनाइक, ये इनाइक क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको इनाइक आंसर देना है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जो बिना किसी मैकेनिकल चीज से बनाई गई थी? तो आप कहेंगे इनाइक था, ठीक है भाई। पहला जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज वगैरह पता लगाए, उस कंप्यूटर को रखने के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाना पड़ता था, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। धीरे धीरे मॉडिफाई हो के आज तो आपके घड़ी में मोबाइल आ गया जी, मतलब एक प्रकार का कंप्यूटर आपके घड़ी में समा जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यही था, इनाइक। अबाकस क्या था? ये एबाकस क्या है ना, कि जो कैलकुलेटर आजकल हम लोग देख रहे हैं जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए, है ना, तो ये सबसे पहले, है ना, दुनिया का पहला यांत्रिकी कैलकुलेटर था। मतलब ये मैकेनिज्म पर आधारित कैलकुलेटर था, अबाकस, है ना, डिजिटल नहीं था, मैकेनिकली जो है कैलकुलेशन करते थे, अबाकस। इनके अलावा ईपीरोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी का सिर्फ याद रखना है, बाद बाकी ईपी का याद रखना है और बाद बाकी रीड ओनली मेमोरी जोड़ देना है। एएलयू का सबको आता होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये सब तो काफ़ी कॉमन है। WWW ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन इसके खोज कब हुआ और कौन किया ये जरूर ध्यान रखना है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, आविष्कार इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्ली के द्वारा 1989 में किया गया था। यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ डॉक्यूमेंट, फाइल, मीडिया इत्यादि को यूआरएल द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाता है, ठीक है भाई। इनके अलावा वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है ना, क्या होता है फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी। इसके अलावा ईमेल, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ये आपको
जो है याद रखना है, हर जगह ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लगा देना है। वैसे ही अगर आपको 5G 4G 3G जो मोबाइल का डाटा चलती है ना, वहाँ पे जी का मतलब जनरेशन है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ईमेल का जो खोज किया था रे टॉमलिंसन को जो है सबसे पहले प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। वैसे ईमेल की अवधारणा एक भारतीय ने सबसे पहले दिया था, लेकिन वो ज़्यादा एग्जामिनर नहीं उनको मतलब जब भी दिया ऑप्शन रे टॉमलिंसन के साथ ही दिया। तो सबसे पहले ईमेल पर जो है संदेश भेजने का काम 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था। ईकॉम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड मेल, है ना, ईकॉम। यानी इस मेल से पहले जो कई सारे देश में इस्तेमाल किया जाता था उसे हम ईकॉम कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड मेल। इसका इस्तेमाल अमेरिकी पोस्टल सर्विस के द्वारा किया जाता था। इनके अलावा भारत में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के संबंध में किसका मिलान गलत है, आपको बताना है कि कौन सी आर्टिकल में किस राज्य के साथ मिलान जो है गलत कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है गलत है और गलत ही आपको बताना है। आर्टिकल 371 ये मणिपुर से नहीं है, आर्टिकल 371 जो है ये मणिपुर से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाद बाकी अपने जगह सही मैच किया गया है। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल को विशेष शक्तियां दे। यानी कहने का मतलब है महाराष्ट्र और गुजरात को जो है विशेष राज्य का दर्जा आपका दिया गया है या फिर कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 371 के थ्रू, है ना। महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था सर 1960 में, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 371 के ग कहिए या सी कहिए, ये मणिपुर राज्य को विशेष प्रावधान देते हैं। अनुच्छेद तो मणिपुर वाला जो सेकेंड में गलत किए थे इसको हमने सही किया है। यहाँ पे 371 गौ में है वो। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जो राज्य इस प्रकार है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा गोवा। ये है विशेष राज्य, विशेष उपबंध वाला राज्य, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, नागालैंड 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई एक तो है जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य छूट रहा है। वो कौन सा छूट रहा है, आने वाले दिन में यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर कि पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसको विशेष उपबंध प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो वो भी अपने मन में आप सोच के रखिए, ठीक है। चलते हैं आगे। 3 3 6 गवा ना जी, 7 को तो 7 सिस्टर है। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 च जोड़ा गया जो सिक्किम के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है ना, सिक्किम के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम से है और 371 जो अरुणाचल प्रदेश से है। अनुच्छेद 371 झ गोवा से संबंधित है ना। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 338 है, इसके अनुसार अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना जी हैं, है ना। और 338A अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। उपयुक्त दोनों आयोग का गठन 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया था। चाहे तो अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, दोनों आयोग का गठन जो है 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से उचित मात्रक के संबंध में कौन सा एक गलत है ना। आपका वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रति सेकंड सही दिया है। प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकंड जेएस होता है, सही है। पृष्ठ तनाव kg/s² ये भी सही है। धारा घनत्व करंट डेंसिटी एम्पियर ये गलत है ना। देखिए भैया यहाँ पे जो धारा घनत्व होता है एम्पियर/एरिया होना चाहिए। एरिया का जो भी होता होगा यानी क्षेत्रफल का जो होता है वो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कैसे गलत है। करंट डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है विद्युत धारा को क्षेत्रफल से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इसे एम्पियर/m², यानी एम्पियर तो विद्युत धारा का होता ही है और नीचे में इसको भाग देना है क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल का क्या होता है वर्ग, है ना। तो भैया वर्ग कर देंगे मीटर m², और है ना आयतन रहता है तो घन करते हैं, क्षेत्रफल रहता है तो वर्ग करते हैं। ये तो गणित में पढ़ते आए हैं। तो एम्पियर/m², या फिर ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर m−2 आपका जो है ये हो जाएगा क्या भैया मात्रक, है ना।
इनके अलावा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे अमीटर से मापा जाता है। देखिए अगर कोई परिपथ है और वहाँ पे अगर विद्युत धारा की जो है आपका फ्लो निकालना है ना, तो आप क्या करते हो, है ना, गैल्वेनोमीटर लगा देते हो। इससे क्या होता है, इसकी डायरेक्शन की भी पता चलती है और इसमें कितनी करंट फ्लो होती है, दोनों बात साथ में पता चलता रहता है। तो गैल्वेनोमीटर भी एक युक्ति है जो विद्युत धारा को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, किसी तरल पदार्थ का वह प्रॉपर्टीज है, गुण है, जो कोई भी बाहरी बल का विरोध करता है और अपने कम जगह में ही सिकुड़ कर रहना चाहता है। ये क्या है, पृष्ठ तनाव है, ठीक है। और इसका गणितीय सूत्र क्या होता है, F/L, फोर्स बट्टा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है गणितीय सूत्र, फोर्स बट्टा लंबाई होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जल पर पतली सुई जो है आपका तैर जाता है, पानी का बुलबुला का निर्माण हो पाता है, अपमार्जक अर्थात जो आप निरमा मिलाते हैं, टाइड मिलाते हैं, सर्फ, है ना, तो इससे क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे आपका कपड़ा जो है साफ हो जाता है, ठीक है। तो भैया ये पृष्ठ तनाव का गलत हो जाएगा। F/L आप आराम से कर लेंगे, सूत्र बीमा ने मतलब क्या बोलते हैं निकाल लेंगे। इसका मात्रक फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, L का क्या होता है, लंबाई का मीटर होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके अलावा प्लैंक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट जो है इसका मात्रक जूल सेकेंड होता है और प्लैंक कांस्टेंट का डायरेक्ट मान भी आपसे पूछा जाता है, तो 6.6 × 10⁻⁻34 JS होता है, जूल सेकेंड होता है, जो इसका मात्रक है, जो अपने आप में सही दिया गया था। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसको मैंने सत्यापित किया था परीक्षा दर्पण